नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिए। हाल ही में जो एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा हुई उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कई सवाल पूछे गए थे। जी हाँ। और यकीन मानिए यही ट्रेंड, यही सिलसिला एसएससी सीजीएल और दूसरी परीक्षाओं में भी रहने वाला है। बिल्कुल। आज हम जिन मिशनों की, जिन तकनीकों की बात करेंगे वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, वो सीधे सीधे आपकी परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को बहुत गंभीरता से लेना है क्योंकि इसे चूकने का मतलब हो सकता है कुछ पक्के नंबर खो देना। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। हमारा मिशन है फरवरी से जुलाई 2025 तक की सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाओं का एक गहरा अध्ययन करना, खासतौर पर एसएससी, बैंकिंग और रक्षा परीक्षाओं के नजरिए से। जी हाँ। चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के सफर को महीने दर महीने। शुरुआत करते हैं फरवरी 2025 से। एक दिलचस्प तकनीक सामने आई, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। नैनो बबल टेक्नोलॉजी ये क्या है और क्यों अहम है? जी, नैनो बबल टेक्नोलॉजी मतलब ये पानी साफ करने का एक नया और काफी प्रभावी तरीका है, कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? इसमें पानी में बहुत ही छोटे मतलब नैनो साइज के बुलबुले बनाए जाते हैं। अब ये साधारण बुलबुलों से अलग होते हैं। अलग कैसे? एक तो ये पानी में ज्यादा देर टिकते हैं और इनकी सतह पर एक तरह का चार्ज होता है। अच्छा। इसका फायदा ये है कि ये पानी से गंदगी, हानिकारक बैक्टीरिया और वो जो शैवाल होते हैं ना, एल्गी, उनको हटाने में मदद करते हैं। हाँ, एल्गी की समस्या तो काफी होती है। बिल्कुल। और साथ ही ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाते हैं, जो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए बहुत अच्छा है। तो पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। जी, पर्यावरण के लिहाज से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण तकनीक है, खासकर जल प्रदूषण की समस्या को देखते हुए। परीक्षा में एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से जुड़े सवालों के लिए ये अहम हो सकता है। फरवरी में अंतरिक्ष में भी कुछ हलचल रही। सुनीता विलियम्स ने कोई रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इतिहास रचा। उन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक किया। 62 घंटे? हाँ, स्पेस वॉक मतलब अंतरिक्ष में यान से बाहर निकलकर काम करना। ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे लंबा स्पेस वॉक टाइम है। उन्होंने पैगी विटसन का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, पैगी विटसन का। जी, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में महिलाओं की भूमिका और क्षमता कितनी बढ़ रही है। और भारत में रेलवे ने भी एक नई डिजिटल पहल की, स्वारेल सुपर ऐप। स्वारेल सुपर ऐप से यात्रियों को क्या फायदा होगा? देखिए, इसे CRIS ने बनाया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो रेलवे का IT विंग है। हाँ। तो सोचिए, जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है, PNR स्टेटस देखना है, ट्रेन की लाइव लोकेशन पता करनी है, या ट्रेन में खाना ऑर्डर करना है, ये सब और भी कई सुविधाएं सिर्फ एक ऐप में मिल जाएंगी। अच्छा, मतलब सारी जरूरी चीजें एक ही जगह पर? बिल्कुल, यही है स्वारेल सुपर ऐप का मकसद। इससे यात्रियों को मतलब अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका अनुभव काफी बेहतर होगा। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसी महीने IITs ने भी कई कमाल के प्रोजेक्ट्स दिखाए। कुछ खास बातें जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो? बिल्कुल, फरवरी में IITs की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। जैसे IIT मद्रास ने इसरो के साथ मिलकर शक्ति SHAKTI और IRIS नाम की चिप्स विकसित की। चिप्स भारत में बनी हुई? जी हाँ, ये RISC-V ISA, जो एक ओपन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, उस पर आधारित हैं। ये भारत के अपने एलोस्पेस चिप्स हैं। मतलब अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर बनाना, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर IIT हैदराबाद ने DRDO के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा मेटल 3D प्रिंटर लेआम सिस्टम बनाया। लाम सिस्टम? हाँ, ये लेजर और धातु पाउडर का इस्तेमाल करके सीधे पुर्जे बना सकता है। सोचिए, रक्षा और विनिर्माण के लिए ये कितना क्रांतिकारी हो सकता है। हाँ, स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाने में। बिल्कुल। और IIT गुवाहाटी ने सेना के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में टिकने वाले बांस बंकर, बैम्बू बंकर्स बनाने पर काम शुरू किया। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक सामग्री का इस्तेमाल आधुनिक रक्षा जरूरतों के लिए हो सकता है।
और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट की मैजोराना क्वांटम चिप आई। ये क्या चीज़ है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की तकनीक मानी जा रही है और ये चिप उसमें एक कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने मैजोराना 1 नाम की ये चिप पेश की है। मैजोराना 1? जी, ये दुनिया की पहली टॉपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर आधारित है। टॉपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, मतलब सरल शब्दों में कहें तो ये क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स को बाहरी गड़बड़ी जैसे शोर या तापमान से बचाने का एक नया, ज्यादा स्थिर तरीका है। अच्छा, स्थिरता ज्यादा है इसमें। जी, माना जा रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर भरोसेमंद क्वांटम कंप्यूटर बनाना आसान हो जाएगा, जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी हजारों गुना तेज गणना कर सकेंगे। कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए ये एक बड़ा कदम है। फरवरी में ही एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री चर्चा में आए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। जी, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन के पायलट के तौर पर चुना गया है। एक्सियम 4 मिशन? हाँ, ये मिशन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS तक ले जाएगा। राकेश शर्मा जी के 40 साल बाद वे अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे और ISS पर जाने वाले पहले भारतीय ISS पर। जी, ये भारत के गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ी खबर थी, बायोलंपी वैक्सीन। ये किस बीमारी के लिए है? हाँ, ये भारत के पशुधन, खासकर मवेशियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। आपने लंपी स्किन डिजीज या LSD के बारे में सुना होगा? हाँ, काफी फैली थी ये बीमारी। जी, इसने पिछले कुछ समय में काफी नुकसान पहुंचाया है। तो भारत बायोटेक की जो पशु स्वास्थ्य शाखा है बायोवेट, उसने इसके लिए बायोलंपी वैक्सीन नाम की वैक्सीन विकसित की है। अच्छा, भारतीय वैक्सीन है ये? बिल्कुल, और ये दुनिया की पहली डीवा मार्कर वैक्सीन है LSD के लिए। डीवा मार्कर? डीवा मतलब डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स, यानी ये टीका लगाए गए जानवर और संक्रमित जानवर में फर्क करने में मदद करती है, जो बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है। इसे CDSCO से मंजूरी भी मिल गई है। चलिए तो हुई फरवरी की बातें। अब मार्च 2025 की ओर बढ़ते हैं। असम ने अपने खुद के उपग्रह असम सैट ASSAMSAT की योजना बनाई। राज्यों के अपने उपग्रह, ये दिलचस्प है। बिल्कुल, अब राज्यों भी अपनी खास जरूरतों के लिए अंतरिक्ष तकनीक का फायदा उठाना चाह रहे हैं। असम सरकार असम सैक लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसका मकसद क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा राज्य के विकास कार्यों जैसे कि कृषि है, बाढ़ प्रबंधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग है और खासकर सीमा की निगरानी, बॉर्डर सर्वेलेंस, उसके लिए सटीक और समय पर डेटा उपलब्ध कराना। अच्छा, बॉर्डर के लिए भी? जी, ये ISRO और IN-SPACE के सहयोग से किया जाएगा। IN-SPACE वो संस्था है जो निजी क्षेत्र और दूसरी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों में बढ़ावा देती है। भारत की चंद्र योजनाओं मतलब ल्यूना प्लान्स पर भी कुछ अपडेट्स थे मार्च में। हाँ, और ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को साफ दिखाते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब नजरें आगे हैं। तो क्या प्लान्स है? देखिए, चंद्रयान 4 का लक्ष्य है चांद पर उतरना, वहां से मिट्टी और पत्थर के नमूने सैंपल्स इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। एक बहुत जटिल मिशन होगा। वापस लाना? वाह। जी, फिर चंद्रयान 5 को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें जापान का सहयोग लिया जाएगा और ये 350 किलो का एक भारी भरकम रोवर चांद पर भेजेगा। 350 किलो का रोवर? हाँ, और साथ ही भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक ज्यादा शक्तिशाली लैंडर भी इसमें होगा। और बड़े लक्ष्य क्या है? बड़ा लक्ष्य है 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर उतारना और 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। अपना स्पेस स्टेशन? जी, इसके अलावा छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु के कुलसेकर में एक नया स्पेस पोर्ट भी बन रहा है। ये सब दिखाता है कि भारत स्पेस सेक्टर में एक बड़ी ताकत बनने की राह पर है। इटली से एक अनोखी खोज आई थी मार्च में, सुपर सॉलिड। ये क्या बला है? सुनने में अजीब लगता है ही अजीब। ये पदार्थ की एक बहुत ही कह सकते हैं विचित्र अवस्था है जो सामान्य समझ से परे है। अच्छा। सोचिए, कोई चीज एक ही समय पर ठोस भी हो और बिना किसी रुकावट के बह भी सके, जैसे कि उसमें कोई घर्षण, फ्रिक्शन ही ना हो। हाँ, यही है सुपर सॉलिड। ठोस भी और तरल भी एक साथ? हाँ, एक तरह से। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पोलारिटोन का इस्तेमाल किया। पोलारिटोन मतलब प्रकाश और पदार्थ की एक मिलीजुली अवस्था, और उन्हें परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो
-273.15 डिग्री सेल्सियस के बेहद करीब ठंडा किया। ओह, तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? अभी ये बहुत शुरुआती शोध है, लेकिन हाँ, इसके क्वांटम कंप्यूटिंग में, सुपरकंडक्टर्स बनाने में या शायद ऐसी मशीनें बनाने में जिनमें घर्षण न हो, भविष्य में इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत के सौरभ मिशन आदित्य L1 हाँ, आदित्य L1 से भी कोई खबर थी मार्च में। जी, आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, उसने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की। मिशन पर जो SUIT टेलीस्कोप लगा है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, हाँ, SUIT। उसने पहली बार सूर्य के निचले वायुमंडल में एक सौर फ्लेयर कर्नेल, सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली। ये सौर फ्लेयर्स कैसे बनते हैं, उस प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। ठीक है, अब आते हैं अप्रैल 2025 पर। मंगल ग्रह से नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने कुछ भेजा। क्यूरोसिटी रोवर तो आप जानते ही हैं, 2011 से मंगल पर गेल क्रेटर इलाके में घूम रहा है और लगातार जानकारी भेज रहा है। हाँ, काफी समय से है वहाँ। तो अप्रैल में उसने वहां साइडेराइट नाम का खनिज पाया, SIDERITE। साइडेराइट। जी, ये खनिज आमतौर पर पानी की मौजूदगी में बनता है। तो ये खोज इस बात का एक और मजबूत सबूत है कि मंगल ग्रह अरबों साल पहले शायद गर्म था, गीला था और संभवतः जीवन के लिए अनुकूल, मतलब हैबिटेबल रहा होगा। भारत में चमगादड़ों की निगरानी के लिए एक AI आधारित सिस्टम बना, बैट एक्कोमॉन। ये क्या करता है? ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन के लिए एक बहुत ही अनोखा और उपयोगी टूल है। इसे बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स IIHS ने विकसित किया है। चमगादड़ों के लिए AI? हाँ, देखिए, चमगादड़ रात में अपनी आवाज की गूंज इकोलोकेशन कॉल्स से रास्ता खोजते हैं और शिकार करते हैं, और हर प्रजाति की आवाज अलग होती है। अच्छा। तो बैट एक्कोमॉन एक AI सिस्टम है जो इन आवाजों को सुनकर रियल टाइम में पहचान लेता है कि कौन सी प्रजाति का चमगादड़ आसपास है। इससे चमगादड़ों की गिनती करना, उनके व्यवहार का अध्ययन करना, ये सब बहुत आसान और तेज हो जाएगा। अप्रैल में इसरो ने अंतरिक्ष में डॉकिंग का एक और सफल प्रयोग किया। ये दूसरी बार था। हाँ, ये इसरो के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग है। स्पैडेक्स मिशन के तहत इसरो ने दूसरी बार सफलतापूर्वक डॉकिंग का प्रदर्शन किया। स्पैडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में दो यानों को आपस में सटीकता से जोड़ना। ये तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने, अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचाने या यानों में ईंधन भरने जैसे कामों के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, स्पेस स्टेशन के लिए तो बहुत जरूरी होगी। जी, इस क्षमता को हासिल करने वाला भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। और इसरो ने एक आयातित सामग्री का स्वदेशी विकल्प भी तैयार किया, आपने बताया था। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत का एक और अच्छा उदाहरण है। ISRO अपने भरोसेमंद रॉकेट PSLV के चौथे चरण के नोजल के लिए अब तक कोलंबियम नाम की एक आयातित धातु पर निर्भर था। कोलंबियम? जी, अब उन्होंने स्टेलाइट नाम की एक कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय को इसके विकल्प के तौर पर विकसित कर लिया है। ये न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि लागत भी घटा सकता है। इसी महीने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्टा की स्वर्ण जयंती भी थी। 50 साल हो गए। हाँ, 19 अप्रैल 1975, वो दिन जब भारत ने अपना पहला कदम अंतरिक्ष में रखा था, आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ। इसका नाम महान प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखा था। बनाया इसरो ने था, लेकिन लॉन्च उस समय सोवियत संघ की मदद से हुआ था। भले ही इसने सिर्फ 5 दिन काम किया, लेकिन इसने भारत के गौरवशाली अंतरिक्ष सफर की नींव रखी थी। भारत उपग्रह लॉन्च करने वाला 11वां देश बना था तब। चलिए, अब मई 2025 की बात करते हैं। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली नाविक ने ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाई। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? देखिए, नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसे पहले IRNSS कहते थे, ये भारत का अपना क्षेत्रीय पोजिशनिंग सिस्टम है, GPS की तरह। हाँ, भारत का अपना GPS। जी, तो रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर ये संभवतः किसी अभ्यास या वास्तविक ऑपरेशन का कोड नेम हो सकता है। इसके दौरान नाविक का इस्तेमाल मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन नेविगेशन और हमले के बाद नुकसान का आकलन, मतलब बैटल डैमेज असेसमेंट जैसे महत्वपूर्ण सामरिक कामों में सफलतापूर्वक किया गया। अच्छा, मतलब मिलिट्री इस्तेमाल में सफल रहा। जी, ये दिखाता है कि भारत अब अपनी पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग यानी PVT सेवाओं के लिए विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं है, जो रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। नाविक भारत और उसके आसपास
1500 किलोमीटर तक के इलाके को कवर करता है। चीन ने भी एक बड़ा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया मई में, Tianwen-2। Tianwen-2। हाँ, चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Tianwen-2 मिशन का लक्ष्य है पृथ्वी के नजदीक के एक क्षुद्र ग्रह, एक एस्टेरॉइड जिसका नाम है 469219 कोमोवोलेवा, उसे नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लाना। कोमोवोलेवा। जी, कोमोवोलेवा ये क्षुद्र ग्रह इसलिए भी खास है क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ सूरज का चक्कर लगाता है। एक तरह से पृथ्वी का साथी है, जिसे क्वाजी सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, क्वाजी सैटेलाइट। हाँ, ऐसे मिशन ग्रह या विज्ञान, प्लानिटरी साइंस की समझ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मई में एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर भी आई, ISRO का एक मिशन विफल हो गया था। हाँ, देखिए, अंतरिक्ष अन्वेषण में सफलता और विफलता दोनों मिलती हैं। ISRO का PSLV C61 रॉकेट था, जो EOS-09 नाम का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ले जा रहा था। PSLV C61। जी, वो प्रक्षेपण के दौरान तीसरे चरण में आई कुछ गड़बड़ी के कारण अपने लक्ष्य यानी सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SSPO तक नहीं पहुंच सका। ओह, तो SSPO क्या होता है? SSPO एक ऐसी खास कक्षा होती है जिसमें उपग्रह हमेशा एक ही स्थानीय समय पर पृथ्वी के किसी हिस्से के ऊपर से गुजरता है। ये निगरानी और मैपिंग के लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन हाँ, हर विफलता से इसरो सीखता है और अपने सिस्टम को और बेहतर बनाता है। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना आइटर में भी कुछ प्रगति हुई मई में। जी, ITR यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो फ्रांस में बन रहा है, ये एक विशाल मशीन है। हाँ, फ्यूजन एनर्जी वाली। बिल्कुल, इसका लक्ष्य है परमाणु संलयन, वही प्रक्रिया जिससे सूर्य ऊर्जा पैदा करता है, उसे पृथ्वी पर ऊर्जा के एक साफ और लगभग असीमित स्रोत के रूप में साबित करना। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत समेत 30 से ज्यादा देश शामिल हैं। भारत का भी योगदान है इसमें? हाँ, काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो हाल ही में इसके टोकामैक रिएक्टर, जो डोनट के आकार का होता है, उसकी मुख्य चुंबक प्रणाली मेन मैग्नेट सिस्टम पूरी कर ली गई। भारत ने इस रिएक्टर के कई महत्वपूर्ण हिस्से बनाने में योगदान दिया है। ठीक है। जून 2025 में एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम सामने आया, जानवी डंगेटी। जी, ये वाकई बहुत प्रेरणादायक खबर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं जानवी डंगेठी। उन्हें 2029 के लिए निर्धारित टाइटन स्पेस मिशन, हाँ, अगर सब योजना के अनुसार होता है तो वो इस मिशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनेंगी। ये एक निजी स्पेस मिशन है, लगभग 5 घंटे का होगा, जिसमें करीब 3 घंटे शून्य गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। जून में भारत ने क्वांटम कम्युनिकेशन में भी एक अहम पड़ाव पार किया था। जी बिल्कुल, IIT दिल्ली में जो DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, DICO, हाँ, वहां वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रदर्शन किया और 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बिना तार के, मतलब फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन स्थापित किया। 1 किलोमीटर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। जी, और उन्होंने सुरक्षित डेटा भेजने की दर करीब 240 बिट सेकंड और बहुत कम त्रुटि दर, क्वांटम बिट एरर रेट 7% से कम हासिल की। तो इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? आसान भाषा में, ये बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये भविष्य में क्वांटम इंटरनेट और क्वांटम साइबर सुरक्षा के लिए नींव रख रहा है। क्वांटम कीट डिस्ट्रीब्यूशन QKD के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नासा इसरो का संयुक्त मिशन निसार श्रीहरिकोटा पहुंच गया था जून में। हाँ, जून में निसार सैटेलाइट, मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट, अमेरिका से भारत लाया गया था श्रीहरिकोटा में उसके लॉन्च की तैयारी के लिए। तो ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार क्या होता है? ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन है। इसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी SAR तकनीक का इस्तेमाल होगा। SAR की खासियत ये है कि ये माइक्रोवेव तरंगों का इस्तेमाल करता है। माइक्रोवेव? इसलिए ये दिन हो या रात, बादल हो या घना कोहरा, हर मौसम में पृथ्वी की सतह की एकदम साफ और विस्तृत हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। और फिर जुलाई 2025 में NISAR सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। बिल्कुल, ये भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग का एक बहुत बड़ा और सफल उदाहरण है। NIS सैटेलाइट को जुलाई में श्रीहरिकोटा से GSLV MK2 F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। GSLV MK2 से? जी, GSLV MK2 भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक है और ये GSLV की पहली उड़ान थी जो SSPO कक्षा, मतलब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में गई। अच्छा, GSLV पहली बार SSPO में गया। जी, निसार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के रडार, L बैंड जो नासा का है और S बैंड जो इसरो का है,
एक साथ इस्तेमाल करेगा। 2 रडार एक साथ, क्यों? एल बैंड जंगलों और जमीन में होने वाले हल्के बदलावों जैसे भूस्खलन या बर्फ का पिघलना, इनको देखने में मदद करेगा। जबकि एस बैंड खेती, बर्फीली सतहों और तटीय इलाकों की निगरानी के लिए बेहतर है। तो दोनों मिलकर पूरी पृथ्वी की एक व्यापक तस्वीर देंगे। कमाल है। हाँ, अगले 5 साल तक ये सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के बदलते मौसम, पिघलते ग्लेशियर्स, भूकंपीय गतिविधियों, वनों की कटाई और बहुत कुछ के बारे में अभूतपूर्व डेटा भेजेगा। जुलाई में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ISS पर अपना काम भी पूरा कर लिया था। हाँ, उनका 18 दिन का आक्सियम 4 मिशन सफल रहा। और जैसा हमने पहले बात की थी, वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक शोध करने वाले पहले भारतीय बन गए। क्या शोध किया उन्होंने वहाँ? उन्होंने वहां माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण के माहौल में जीव विज्ञान, कृषि, टेक्नोलॉजी और मानव शरीर पर पड़ने वाले असर से जुड़े 60 से ज्यादा प्रयोग किए। ये अनुभव और डेटा भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, खासकर गगनयान के लिए बहुत मूल्यवान होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन विज्ञान के लिए AI सिस्टम बायोइम्यू 1 पेश किया। ये किस तरह काम आएगा? देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर की मशीनरी की तरह होते हैं। उनका आकार कैसे बदलता है, वो कैसे गति करते हैं, ये समझना बीमारियों के इलाज और नई दवाएं बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह। बिल्कुल। तो बायोमोलिकुलर इम्यूलेटर 1 या BioMU1 एक AI सिस्टम है जो बहुत तेजी से प्रोटीन के संभावित आकार और उनकी गति का अनुमान लगा सकता है। ये दवा खोज, ड्रग डिस्कवरी की प्रक्रिया को काफी तेज कर सकता है। और अंत में जुलाई की एक और खबर, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने लिवर कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई जांच विकसित की। जी, ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने टर्बियम का उपयोग करके, टर्बियम एक दुर्लभ पृथ्वी धातु है, रेयर अर्थ मेटल। टर्बियम? हाँ, उसका उपयोग करके एक ऐसा प्रोब बनाया है जो लिवर कैंसर से जुड़े एक खास एंजाइम बीटा ग्लूकुरिनेडेज का पता लगा सकता है। बीटा ग्लूकुरिनेडेज? जी, अगर शरीर में इस एंजाइम का स्तर बढ़ा हुआ है तो ये प्रोब एक तरह से चमकने लगता है, जिससे शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का संकेत मिल सकता है। तो ये थी फरवरी से जुलाई 2025 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की कुछ अहम झलकियां, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। हमने देखा कि कैसे भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्वदेशी चिप्स बनाने में, अपना नेविगेशन सिस्टम मजबूत करने में और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। और वैश्विक स्तर पर भी देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, अंतरिक्ष अन्वेषण और स्वास्थ्य विज्ञान में लगातार रोमांचक विकास हो रहे हैं। ये सब दिखाता है कि तकनीक कितनी तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है, और हाँ, ये सारे विकास कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े भी हैं और भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। जैसा हमने देखा, AI और क्वांटम तकनीक जैसी शक्तिशाली प्रौद्योगिकियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, भविष्य की परीक्षाओं में क्या सिर्फ इन तकनीकों के बारे में तथ्यात्मक सवाल आएंगे, या फिर इनके नैतिक और सामाजिक प्रभावों, एथिकल एंड सोशल इम्प्लिकेशंस पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं? ये सिर्फ जानकारी याद रखने से आगे बढ़कर इन बदलावों के गहरे अर्थों पर सोचने का एक बिंदु है ना? बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है।